पूर्णतः नुकसान झालं होतं. राज्य सरकारनं त्या ठिकाणी मदत केली. अशी परिस्थिती असताना केवळ 13,11,420 शेतकऱ्यांना 3,11,420 शेतकऱ्यांना केवळ 104 कोटी रुपयाचा विमा कंपनीने दिलाय. अध्यक्ष महोदय, ह्या पद्धतीनं विमा कंपन्या शेतकऱ्याची आणि सरकारची लूट करतायत आणि म्हणून ही कशा पद्धतीने होते की शेतकऱ्याला त्यांनी सांगितलंय की नुकसान झाल्याच्या नंतर 72 तासाच्या मध्ये तुम्ही त्या ठिकाणी ऑनलाईन तक्रार करा. सभापती महोदय, कुठल्या शेतकऱ्याकडे त्या ठिकाणी स्मार्टफोन आहे आणि ज्या ठिकाणी पाऊस झाल्यामुळं 15-15, 20-20 दिवस लाईटची व्यवस्था नव्हती, त्या ठिकाणी ज्यांच्याकडे फोन होते त्यांचे पण चार्ज होऊ शकले नाहीत आणि केवळ त्यांनी ऑनलाईन तक्रार केली नाही म्हणून त्यांना विम्यापासून वंचित ठेवायचं पाप या ठिकाणी या विमा कंपन्यांकडून केलं जातंय. म्हणून माझी विनंती आहे आपल्या माध्यमातून की सरकारनं या ठिकाणी सरकारी कंपन्यांच्या माध्यमातूनच हे विमे त्या ठिकाणी उतरवले जावे आणि ज्या ह्या जाचक अटी आहेत 72 तासामध्ये त्या ठिकाणी ऑनलाईन कंप्लीट केल्या पाहिजे प्रत्येक शेतकऱ्यानं, तर ह्या पद्धतीच्या अटी सुद्धा त्या ठिकाणी शिथिल केल्या पाहिजे आणि माझ्या भागातल्या त्या शेतकऱ्यांना जिने विमा भरलाय आणि त्यांचं नुकसान झालंय त्यांना त्या ठिकाणी विमा देण्यासाठी मदत केली पाहिजे. धन्यवाद सभापती. श्री कपिल मोरेश्वर पाटिल जी. धन्यवाद अध्यक्ष महोदया. कलवा एरोली एलिवेटेड रेलवे लाइन ये 3 लोकसभा को जोड़ने वाली लाइन है. भिवंडी लोकसभा को भी जोड़ती है, कल्याण लोकसभा को भी जोड़ती है और थाने लोकसभा को भी जोड़ती है. तत्कालीन रेल मंत्री सुरेश प्रभु जी ने 2015 में 428 करोड़ रुपया बजट में आवंटित करके इसको मंजूरी दी थी, लेकिन अब तक इसका काम शुरू हो नहीं पाया. इसमें अलग अलग अड़चनें आई. हम 3 सांसद हैं, मैं खुद भिवंडी लोकसभा से हूँ, डॉक्टर श्रीकांत शिंदे कल्याण लोकसभा से है, थाना लोकसभा से राजन विचारे हैं. हम तीनों सांसद जल्द से जल्द ये काम शुरू हो इसलिए कोशिश कर रहे हैं. ये देरी होने के कारण अभी इसका खर्चा बढ़ के 519 करोड़ हो गया है. ये एलिवेटेड लाइन रेलवे लाइन शुरू करने के लिए जो जमीन का एक्विजिशन करना था वो राज्य सरकार की थी, वो जमीन मिल गई. MIDC की थी, वो मिल गई. झुग्गी झोपड़ियाँ थी, उन लोगों को भी MMRD ने 924 मकाने बना के उनको भी शिफ्ट करने का प्रावधान कर लिया है. लेकिन सिडको वहाँ पे एक डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उनकी कुछ लैंड है, वो अभी तक रेलवे को हस्तांतरित न होने के कारण ये काम अभी तक शुरू नहीं हो पाया. राज्य सरकार और केंद्र सरकार MRVC के माध्यम से काम होने जा रहा है, इसलिए दोनों का 50-50% इसमें लागत लगने वाली है. मेरे लोकसभा क्षेत्र से कसारा से लेके कल्याण तक और वांगनी से लेके कल्याण तक के जो यात्री है वो अगर उनको नई मुंबई जाना है तो उनको थाना में जाके रेलवे चेंज करनी पड़ती है और उसके वजह से उनको वहाँ पहुँचने में देरी हो जाती है. मेरी आपके माध्यम से विनती है, रेल प्रशासन से विनती है, राज्य सरकार से कोऑर्डिनेट करके जल्द से जल्द जो लैंड एलोकेशन बची है वो लैंड एलोकेशन पूरा करके इसका काम शुरू करे और लोगों को जो असुविधा हो रही है उससे उनको छुटकारा दे. धन्यवाद. श्री उन्मेष भैया साहब पाटिल जी. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. The 7 balloon barrage project on the Girna River is a crucial project for catering to the drinking water supply and irrigation in my Lok Sabha constituency of Jalgaon. There is no barrage on nearly 140 km long Girna River. The construction of 7 barrages with smart pneumatically operated weirs at Girna River of Jalgaon district has been given administrative approval by the central and state government. Farmers of North Maharashtra region have been suffering from problems of poor irrigation and drought for decades now. This project is the first of its kind in the country and its operationalization will benefit the farmers and citizens in the area of Chalisgaon, Ammalner, Dharangaon, Bhadgaon, Pachora and Jalgaon. I request the government to kindly consider this is an innovative project and grant approval for disbursal of necessary funds for the implementation of the project. The Pardalse project of the Lower Tapi River or the Nimna Tapi project is known as actually locally, but it's an important project in Ammalner Taluka in my Jalgaon constituency. The project will provide irrigation as well as drinking water supply to nearly 60 villages in Ammalner Taluka. There are 2 rivers that flows through Jalgaon district, the Tapi and its tributary Girna. I regret to inform that even after 70 years of the independence,
There are only a handful of projects on this river, the benefits of farmers of North Maharashtra. Ma'am, I will request to consider this project under Panta Pradhan Krishi Sinchai Yojana. Thank you. Dr. Sujay Radhakrishna Vikhe Patil ji. Thank you, Honorable Madam Chairperson. I would like to draw the attention of Honorable Defence Minister regarding issue of Vehicle Research and Development Establishment, VRDE, situated in my Ahmednagar Lok Sabha constituency. Ma'am, VRDE is a premier DRDO lab established at Ahmednagar in 1947, which has been instrumental in design and development and delivery of state-of-art systems to Indian Armed Forces. It has got a working strength of 450 permanent employees, having technical scientific expertise, 200 service officers, and approximately 450 contractual employees. News is doing rounds regarding a committee being established, which has been recommended the merger of VRD to CVRD Chennai, R&DE Pune, and various other places across India. These recommendations by the committee have created an element of doubt and fear in the minds of people of Ahmednagar. My request through you, Honorable Ma'am, is that the government should provide a clarification on the actual status or decisions by the ministry regarding VRD and implementation of the recommendations so as to dispel any kind of false news. Thank you, ma'am. Shri Haibi Eden ji. Thank you, Madam. I would like to draw the attention of the House to a very important issue related to COVID-19. From being lauded to having the best response to the pandemic in the country, Kerala has now become one of the worst COVID-hit states. While the coronavirus is showing a downward trend in most of the states, Kerala is among the few states that continue to be a case of concern. Kerala presently has the most number of COVID-19 patients, with Ernakulam, my district, registering the highest active cases at 10,450. Ma'am, the state government of Kerala has totally failed in managing the pandemic. They have actually spent more time in managing the PR of the governments, where the cases were not attended properly. For a state that constitutes only 3% of India's population, Kerala is contributing to more than 1/4 of the total cases added in the country over the past week. Compared to the national positivity rate that is hovering between 5 and 6%, Kerala is seeing a positivity rate nearly 12.48% in the recent days. Ma'am, it is told by the state government of Kerala that COVID is treated free of cost in the state of Kerala. But it has been a huge financial impact on the underprivileged and the common section of people across Kerala, because the antiviral injection has been charged heavily for this medicine. Also, CASP, Kerala Arogya Suraksha Pathadi, is a scheme introduced by the Kerala Health Department, but it has to be extended to all the private hospitals so that more number of patients get the benefit of CASP. Also, the vaccination process, which is going at a very slow pace, has to be taken on a serious note. Vaccination has to happen at different levels, which would definitely help the process. I would like to urge the central government to send a special team to take care of the COVID situation in Kerala, especially in my district, Ernakulam. Thank you. Shri Rahul Shiva. धन्यवाद अध्यक्ष महोदया। महाराष्ट्र कर्नाटक बॉर्डर अंतर्राज्य विवाद लंबे समय से लटका हुआ है। महाराष्ट्र ने कर्नाटक के साथ अपनी सीमा के साथ 7,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर दावा किया है, जिसमें बेलगांव, उत्तर कन्नड़, बीदर और गुलबर्गा और बेलगांव, कारवार और निपानी के शहरों में 814 गांव शामिल है। ये सभी क्षेत्र मुख्य रूप से मराठी भाषी है और महाराष्ट्र चाहता है कि उनकी राज्य के साथ विलय कर दिया जाए। विवाद की उत्पत्ति 1956 में भाषाई और प्रशासनिक कारणों के साथ राज्यों के पुनर्गठन में निहित हुई। पूर्ववर्ती बॉम्बे प्रेसिडेंसी के एक बहुभाषी प्रांत जिसमें वर्तमान कर्नाटक में विजयपुरा, बेलगांव, धारवाड़ और उत्तर कन्नड़ जिले शामिल थे,
1948 में बेलगांव नगरपालिका ने अनुरोध किया कि मुख्यतः मराठी भाषी आबादी वाले जिले के प्रस्तावित महाराष्ट्र राज्य में शामिल किया जाए। हालांकि 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम ने बेलगांव और बॉम्बे राज्य के 10 तालुकों को तत्कालीन मैसूर राज्य, जिसे 1973 में कर्नाटक का नाम दिया गया था, का एक हिस्सा बना दिया। सीमाओं का सीमांकन करते हुए राज्य आयोग के पुनर्गठन ने मैसूर में 50% से अधिक कन्नड़ भाषी आबादी वाले तालुकों को शामिल करने की मांग की। अभी यह मुकदमा माननीय उच्चतम न्यायालय में प्रलंबित है और 17 मार्च 2020 को इसकी सुनवाई होनी थी, जो कोरोना वायरस के वैश्विक प्रकोप के कारण मामले की सुनवाई नहीं हो सकी। अब अगली सुनवाई की तारीख कोविड-19 के वैश्विक विवाद के कम होने के बाद ही तय की जाएगी। विभिन्न कारणों के कारण 23 जनवरी 2017 के बाद सुनवाई नहीं की जा सकी। अतः सरकार से मेरा अनुरोध है, जब तक सर्वोच्च न्यायालय विवाद पर फैसला नहीं देता, तब तक इस पूरे बेलगांव, कारवार, ये पूरे क्षेत्र को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया जाए। और यह मांग महाराष्ट्र राज्य के माननीय मुख्यमंत्री उद्धव साहब ठाकरे जी ने भी की है। धन्यवाद। श्री रामकृपाल सिंह जी। धन्यवाद मैडम। माननीय सभापति महोदया, मैं एक अत्यंत ही हृदय विदारक और गंभीर समस्या की तरफ आपका और सरकार का ध्यान आकृष्ट करवा रहा हूं। महोदया, पिछले दिनों पता है कि उत्तराखंड में चमोली जिला में ऋषि गंगा और धौली गंगा के पास एक बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई, चूँकि 14 किलोमीटर रेंज का ग्लेशियर अचानक पिघला और बहुत बड़ा आपत्ति और आपदा आ गया। वैसे सरकार तो तत्परता के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी भी पूरी ताकत के साथ वहाँ के लोगों को रिलीफ देने के लिए, जो लापता लोग हैं, 200 से अधिक लोग लापता हैं, उनको निकालने में हर संभव प्रयास कर रही है। पूरा ताकत लगा हुआ है। महोदया, मैं निवेदन करना चाहता हूँ आपके माध्यम से सरकार का, एक मेरे क्षेत्र का भी, हमारा क्षेत्र पटना में पालीगंज विधानसभा क्षेत्र है, पटना संसदीय क्षेत्र जो हमारा पाटलिपुत्र संसदीय क्षेत्र है, वहाँ का एक ग्रामीण लड़का, नौजवान अभियंता है। ये एनटीपीसी का जो कार्य चल रहा है उसी में वो कार्यरत था और अचानक इस घटना में वो भी लापता हो गया है। महोदया, दुखद स्थिति ये है कि उसकी शादी अभी दो महीना पहले हुआ था और उसका पूरा परिवार बिलख रहा है। उसकी पत्नी, उसके परिवार के लोग, उसकी माँ, बूढ़ी माँ है, पूरा परिवार 4-5 लोग वहीं चमोली में गया हुआ है, मगर अभी तक वो बच्चे का लापता है, मिल नहीं पाया है। मैंने भी माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह किया था, कार्रवाई हो रही है, मुझे विश्वास है कि पूरी ताकत के साथ लगे हैं, उसका पता होगा। और सिर्फ पटना के ही, पटना बिहार के कई लोग लापता हैं और पूरा मर्माहत है। मेरा आपसे आग्रह होगा आपके माध्यम से, माननीय गृह मंत्री जी से मैं व्यक्तिगत रूप से मिला था कल और आग्रह किया था कि उसको तत्काल उस लापता बच्चा जो अभियंता है, जिसका नाम मनीष है, वहीं बगल में ही ससुराल है हमारे यहाँ, हमारे क्षेत्र में ही चेसी गांव पड़ता है। दोनों मेरे क्षेत्र के ही हैं, लड़का लड़की दोनों, और पूरा परिवार बिलख रहा है। कल से मेरे यहाँ लोग बैठे हुए भी हैं और न जाने सैकड़ों फ़ोन परिवार के लोगों ने मुझसे किया, उनके जो चाहने वाले लोग हैं। तो मैं चाहूँगा कि सरकार अविलंब, उनके साथ और भी कई लोग हैं, सबकी जानें चली गई होगी मेरे ख्याल से, तो उनका पता हो 100 निकाल करके हैंड ओवर कर दे और उस परिवार को अधिक से अधिक आर्थिक राशि की मुहैया कराए। कम से कम 25 से 50 लाख रुपए की राशि दे, जो अभी हाल में ही अभी उसके हाथ के रंग भी उदास नहीं हुए। उस बच्ची को देखते हुए, उस महिला को, बच्ची को देखते हुए उसको नौकरी की व्यवस्था कर जाए तो मैं समझता हूँ बड़ी कृपा होगी। मुझे पूरा भरोसा है, सरकार को हम आभार भी व्यक्त करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। निश्चित तौर पर पूरी ताकत के साथ मनीष को
पता करने का काम करें और उसके परिवार को हर संभव मदद करने का काम करें। मैं आभारी हूँ कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। एसोसिएट जो कर रहे हैं वो टेबल पे भेज दें। श्रीमती प्रीतम मुंडे जी। धन्यवाद सभापति महोदय, आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। आपने मुझे एक बेहद ही महत्वपूर्ण विषय पर अपनी बात रखने का आज मौका दिया है और मैं सोचती हूँ कि शायद मैं अपनी बात रख दूंगी, उसके बाद आप भी मुझसे सहमत होंगी। काफ़ी सारे सांसद मेरे बात करने से पहले ही एसोसिएट करने की तैयारी में हैं। मैडम, मैं समझती हूँ कि पिछले साल में भारत सरकार की प्राथमिकता कोरोना से हो रही जूझ में अपना योगदान देने की रही। इसके चलते सांसदों का जो स्थानीय विकास निधि है उसका पूरा वर्गीकरण जो है वो अगले साल तक के लिए कोरोना से जूझने के लिए कर दिया गया है। पर लोग जिस उम्मीद से, जिस भरोसे से हमको चुन के देते हैं तो हमसे कुछ उम्मीदें भी रखते हैं। हमें महाराष्ट्र सरकार जो फिलहाल अभी है राज्य में सरकार, हमारी तो महाराष्ट्र के सांसदों की तो इतनी दुर्गत हो गई है मैडम कि हमारे कार्यकाल में जो काम मंजूर होके आए थे, फिलहाल जो सरकार है वो वही काम रद्द करे जा रही है। तो हम जब जनता के सामने जाते हैं तो कोई विकास का काम लेके हम जा नहीं पा रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ आपके माध्यम से दरख्वास्त करना कि सरकार इस बारे में पुनर्विचार करे। अगर 100% नहीं तो कुछ हद तक तो हमारे जो स्थानीय विकास निधि है उसको हमें यूज करने की अगर सहूलियत सरकार दे पाए तो हम भी कुछ काम लेकर के जनता के सामने जा पाएंगे, क्योंकि इससे भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का ही काम होगा। मुझे लगता है कि आज मौजूद सारे सांसद मुझसे रिलेट कर पाएंगे। मैं आपके माध्यम से ये दरख्वास्त करना चाहती हूँ कि फिर जाके जनता में उनके मुद्दे उठाने के लिए और चुनाव के चलते उनके सामने जाके वोट की अपील करने के लिए हमारे पास कोई तो चेहरा हो। कोरोना में बहुत अच्छा काम किए हैं, पर ये भी हमारी जिम्मेदारी है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ खड़ा कर सके हमारे निधि से। तो मैं आपके माध्यम से ये मांग करना चाहती हूँ कि सांसदों को अपनी स्थानीय विकास निधि खर्च करने की सहूलियत भारत सरकार जरूर दे। धन्यवाद। श्री राहुल कासन जी। धन्यवाद मैम। अध्यक्ष मैम, मेरे लोकसभा क्षेत्र चूरू के अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग 2016 में प्रिंसिपली अप्रूव हुआ था। सरसा हरियाणा के अंदर NH9 के ऊपर है और चूरू NH52 के ऊपर ये 173 किलोमीटर का नेशनल हाईवे प्रिंसिपली अप्रूवल 2016 में हुआ मैडम। इसके बाद में इसकी मैम DPR का काम दिया गया। DPR का काम भी कंप्लीट होगा, 1-1.5-2 साल से ऊपर हो गया है। मैडम, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण हाईवे है। ऐसी हालत है इस रोड की, ये हालांकि आज की तारीख में स्टेट हाईवे के रूप में है, पर जैसे प्रिंसिपली अप्रूवल हुआ है तब से स्टेट गवर्नमेंट ने इस पर काम करना बिल्कुल बंद कर दिया है। तारानगर से चूरू मैडम 35 किलोमीटर की रोड के ऊपर कम से कम 2.5 घंटे का सफर लगता है और बहुत ही डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर चूरू होने के कारण वहां बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मैं आपके द्वारा, आपके माध्यम से मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं, जो प्रिंसिपली अप्रूव्ड 2-2 साल से मैम DPR जिनकी बन चुकी है, उन राष्ट्रीय राजमार्ग को नंबर दिया जाए और नंबर देने के पश्चात बजट की आवंटन किया जाए ताकि वो रोड बन सके। और बहुत ही महत्वपूर्ण रोड है मैम, पंजाब से डायरेक्ट गुजरात को जोड़ने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हाईवे है, जिसके लिए हमने बहुत मेहनत करके कोशिश करके इसको अप्रूव करवाया था। मैं आपसे निवेदन करता हूँ मैडम आपके माध्यम से कि सरकार इसके लिए बजट आवंटन करे। श्रीमती भारती पवार जी। खूप खूप धन्यवाद सभापती महोदया। आज मी एका गंभीर मुद्द्यावर बोलणार आहे। कोरोनाचं संकट असेल किंवा निसर्गाचं संकट असेल, शेतकरी मोठ्या धैर्याने हे संकट पेलत आज आपल्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये अर्थव्यवस्था तारण्याचं काम करतोय। आज माझ्या नाशिक जिल्ह्यातलं उदाहरण देते की आज गहू असेल, द्राक्षाची काढणी चालू आहे, कांदा असेल, हरभरा, इतर रब्बी पिकं, आज वेळेवर पाणी देणं शेतीला गरजेचं असताना महाराष्ट्र राज्य सरकारने एक GR काढला आणि वीज बिलं भरली नाही लगेच तर कनेक्शन कट करायचं। आज शेतकऱ्यांना त्या विजेची गरज असताना त्यांना नोटीस दिली पाहिजे, त्यांना सवलत दिली पाहिजे, परंतु 4 शेतकऱ्यांनी वीज बिल भरलं नाही तर 100 शेतकऱ्यांची वीज बिलं न बघता, भरलेली वीज बिलं न बघता तात्काळ गावाचीच DP, गावाचंच कनेक्शन बंद करण्यात येत आहे। मी याचा निषेध करते आणि आपल्या माध्यमातून या गंभीर मुद्द्यावर महाराष्ट्र राज्य सरकारने तात्काळ लक्ष द्यावं। आज सर्वसामान्य जनतेला, शेतकऱ्यांना वीज पुरवठा खंडित न करता तात्काळ तो वीज पुरवठा सुरळीत करण्यात यावा अशी मी आपल्या माध्यमातून मागणी करते। खूप खूप धन्यवाद। वेट कर लो। श्री सुरेश जी। थैंक यू चेयरपर्सन। मैडम,
you are well aware of that. 5 state assembly elections is coming very soon. The election commission is going to be announce the date this month or next month beginning. Madam, Government of Kerala has been regularizing lack of temporary and contractual employees without following reservation. Thousands of scheduled caste and scheduled tribe educated youths denied their employment opportunity in Kerala. Madam, you are very much aware of that. If scheduled caste and scheduled tribe unemployed youth, educated unemployed youth will get employment only through Public Service Commission or Employment Exchange. In private sector, there is no any reservation. And also, public undertaking also there is no reservation. Only the government sector, the scheduled caste and scheduled tribe youth will get a reservation. But election is very near in Kerala. The state government is bypassing, Government of Kerala is bypassing Public Service Commission and Employment Exchange. Madam, you are aware that Public Service Commission is a constitutional body. But state government is politicalized the Public Service Commission and backdoor appointment is going on. Ultimately, madam, our poor unemployed scheduled caste youth not getting chance in government service, no, either in government service nor in private sector. This is the very serious situation, ma'am. So I would like to request honorable government through you, ma'am, to intervene this matter and ask the government to stop this backdoor appointment. Backdoor appointment means who are appointing the ruling party leaders, relatives, their ruling party MLAs, MPs, ex-MPs, ministers, their relatives, close relatives are appointing permanent employment. So therefore, ma'am, I would like to strongly request the Government of India to intervene in this matter and stop the backdoor recruitment in Kerala government service. Thank you. श्रीमती रीति पाठक जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे मेरे संसदीय क्षेत्र से जुड़े हुए विषय पर अपनी बात रखने का अवसर प्रदान किया है। अध्यक्ष महोदय, ललितपुर सिंगरौली रेलवे परियोजना मेरे संसदीय क्षेत्र की अति महत्वपूर्ण और बहुत पुरानी परियोजना है और ये लगातार कई वर्षों से 2014 के पहले की स्थिति इस परियोजना की ये थी कि यहाँ पर सारा काम इसका ठप पड़ा हुआ था और एक भी धनराशि सरकार के माध्यम से इस परियोजना को नहीं मिल रही थी। अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद करती हूँ केंद्र सरकार का कि इस परियोजना को लगातार 2014 से अब तक जो धनराशि आवंटित की जा रही है उसके माध्यम से ये परियोजना अपनी गति को लेकर आगे बढ़ने का प्रयास कर रही है। अध्यक्ष महोदय, इस परियोजना में छोटा सा एक अड़चन आता है, जो अड़चन है रोजगार से जुड़ा हुआ। अध्यक्ष महोदय, इस परियोजना में लगातार हमारे सभी अभ्यर्थियों की भू अधिग्रहण हो गया है और जिनका भू अधिग्रहण हुआ है अब रोजगार से विषय जो जुड़ा हुआ है वो अब लंबित पड़ा हुआ है। 11/11/19 के रेलवे द्वारा मेरे आग्रह पर 11/11/19 का जो एक आदेश था कि जिनकी भी जमीनें अधिग्रहित की गई हैं उनके अधिग्रहण के बाद उन्हें रोजगार प्रदान किया जाए और इसी आशा में मैंने इस विषय को पहले भी सदन में आपके माध्यम से रेल मंत्री को के सामने रखने का प्रयास किया था। उस आदेश के अनुसार ये था कि उन्हें रोजगार प्रदान करने का अवसर प्रदान किया जाए। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे आग्रह करना चाहती हूँ, आपके माध्यम से इस सदन के माध्यम से रेल मंत्री जी को आग्रह करना चाहती हूँ कि 11/11 हमारे जो मंडल के अधिकारी हैं, पश्चिम मध्य रेलवे जो हमारा जो मंडल है उस मंडल के माध्यम से लगातार ये कहा जाता है कि इस आदेश के विपरीत 11/11/19 के बाद आपके जो आवेदन प्राप्त हुए हैं हम आपको रोजगार उपलब्ध कराने में असमर्थ हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरी आपसे विनम्र आग्रह है कि हमारे यहाँ के सभी अभ्यर्थी जिन्हें रोजगार मिल भी चुका है और जो लगातार इस प्रक्रिया में शामिल है, जो आशान्वित है कि आगे आने वाले समय में उन्हें भू अधिग्रहण के इस विषय से रोजगार मिलेगा,
आप के माध्यम से मैं आग्रह करना चाहती हूँ कि रेल मंत्री के माध्यम से उन्हें रोजगार दिलाने की विशेष कृपा की जाए। मेरा सबसे आग्रह है कि एक एक मिनट में सब खत्म करें, बहुत लोग बचे हुए हैं और हमें 5 बजे तक हाउस को उठाना है, तो सबसे आग्रह है कि 1 मिनट से अधिक समय कोई ना ले। रंजीता कोहली जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपका धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगी कि आपने मुझे सदन में बोलने का मौका दिया। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान मेरे लोकसभा क्षेत्र भरतपुर में आपको बताना चाहती हूं कि मेरा संसदीय क्षेत्र भरतपुर जो कि 2013 में एनसीआर में शामिल कर लिया था, पर मुझे बड़ा दुख है कि मेरे कई बार बोलने के बाद, पत्र व्यवहार करने के बावजूद भी आज तक हमें एनसीआर में शामिल होने का कोई भी लाभ नहीं मिला। शामिल होने का कोई भी लाभ नहीं मिला, भरतपुर क्षेत्र को नहीं मिल पा रहा। मैं आपसे गुजारिश करना चाहती हूँ कि सदन में की एनसीआर की जो भी सुविधाएं हैं मेरे भरतपुर जिले को मिले, जिससे कि मेरे भरतपुर क्षेत्र में भी विकास की गंगा बह सके। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अन्नपूर्णा जी। धन्यवाद सभापति महोदय, आपने अवसर दिया मुझे। मैं आपका ध्यान अपने लोकसभा क्षेत्र की ओर आकर्षित करना चाहती हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ट्रेन आम जनजीवन का लाइफलाइन है और आवागमन सुलभ हो सके इसके लिए रेल मंत्रालय भी प्रतिबद्ध है। कोविड-19 की वजह से अनेक ट्रेन जो कि जिसका ठहराव बंद हुआ कोविड के वजह से, कोविड गाइडलाइन के वजह से बहुत ट्रेनों का ठहराव सभी स्टेशन पे नहीं हो रहा है। मैं आपके माध्यम से, चूंकि समय आपने कम दिया है, तो मैं माननीय रेल मंत्री जी से यह अनुरोध करना चाहती हूँ कि मेरे संसदीय क्षेत्र, और मैं अपने आप को खुशनसीब भी समझती हूँ कि जिस संसदीय क्षेत्र से आती हूँ वहाँ रेलवे और हाईवे दोनों ही की बहुत ही अच्छी कनेक्टिविटी है। लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है कि रेल का ठहराव नहीं हो रहा है। कोडरमा गया से धनबाद जो पैसेंजर ट्रेन चलती थी अभी वो बंद है। वाराणसी से लेकर आसनसोल जो पैसेंजर ट्रेन चलती थी वो दोनों ही बंद है, जिसके वजह से रोज जो दैनिक कर्मी हैं उनको आने जाने में काफ़ी परेशानी होती है। तो मैं आपके माध्यम से आग्रह करूंगी कि उसका ठहराव, उस ट्रेन का परिचालन जल्द से जल्द शुरू हो। और कई ऐसे ट्रेन हैं जिसका ठहराव कोडरमा स्टेशन, चौधरी बांध, सरमाटार, परसाबाद में नए उसमें ट्रेन का ठहराव होना है। तो मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से आग्रह करना चाहती हूँ कि सियालदह राजधानी एक्सप्रेस जो 12,313, 12,314 कोडरमा में इसका ठहराव किया जाए। 12,321, 12,322 चौधरी बांध स्टेशन में इस ट्रेन का भी ठहराव हो। परसाबाद स्टेशन पे 12,801 और 12,802 ट्रेन का ठहराव हो, ताकि आम लोगों को सुविधा मिल सके। इसके साथ ही साथ, बस आधे मिनट में, इसके साथ ही साथ चूंकि हम 4 धाम यात्रा की भी सुविधा कर रहे हैं, ठीक उसी तरह बाबा धाम जो कि विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला वहाँ पे लगता है, तो देवघर से, कोडरमा से देवघर और फिर देवघर से लेके तारापीठ, वेस्ट बंगाल में रामपुर हाट जहाँ पे पड़ता है वहाँ पर तारापीठ है, तो वहाँ एक नई ट्रेन की भी शुरुआत की जाए। बहुत बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद सभापति महोदय। सभापति महोदय, मैं राजस्थान के श्री गंगानगर से आता हूँ। मेरे लोकसभा क्षेत्र में श्री गंगानगर के अलावा एक हनुमानगढ़ जिला भी है और हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय है। मेरे संसदीय क्षेत्र में आने वाले हनुमानगढ़ के रेलवे स्टेशन पर एक वॉशिंग लाइन का निर्माण के लिए और वहाँ पे सोलर ऊर्जा पैनल स्थापित करने की बहुत आवश्यकता है। सभापति महोदय, जिला मुख्यालय एक रेलवे हब के रूप में यह विकसित हो सकता है। यहाँ बहुत सी एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेन यहाँ से चलती है और यहाँ से बठिंडा की दूरी करीबन 80 किलोमीटर है। यहाँ पर वॉशिंग लाइन हेतु साध्य नहीं है और यहाँ पे पर्याप्त जगह है। सभापति महोदय, हनुमानगढ़ में करीबन 300 एकड़ भूमि रेलवे की है, जिसपे करीबन भूमि पे कब्जा हो रहा है। मेरा आपके माध्यम से रेलवे विभाग से माननीय मंत्री जी से मेरा आग्रह है कि जो वॉशिंग लाइन के लिए 300 एकड़ भूमि पर्याप्त है, वहाँ पे एक वॉशिंग लाइन लगाई जाए। एक सोलर पैनल स्थापित करने से यहाँ सौर ऊर्जा को भी बढ़ावा मिलेगा। यह रेलवे स्टेशन एक ग्रीन रेलवे स्टेशन के रूप में विकसित हो जाएगा। मेरा आपके माध्यम से मेरे संसदीय क्षेत्र में
कोरोना काल में जितनी ट्रेन बंद हुई है, काफ़ी ट्रेन चालू हो गई है और काफ़ी ट्रेनें आज भी बंद पड़ी है। मेरा केंद्र सरकार से आग्रह है कि वो सारी ट्रेनें पुनः बहाल किया जाए, ताकि रेल यात्रियों, मजदूरों, किसान वर्ग और सेना पे, जो बॉर्डर पे हम लोग रहते हैं, वहाँ पे सेना का काफ़ी आना जाना होता है, इसलिए सारी ट्रेनें की पुनः बहाल की जाए ताकि इन सबको लाभ मिल सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव जी। Thank you, Madam Chairperson. Ma'am, in 2010, a Kendriya Vidyalaya was sanctioned in Subarnapur district within my parliamentary constituency, and for the last 11 years it has been functioning out of temporary premises, even though it has a student strength of 500 plus. Now, in January 2019, the foundation stone for the Kendriya Vidyalaya building was laid by none other than our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, and in September 2019, 4 crores 70 lakhs was sanctioned for the construction of this building. However, the total estimate for the construction of the Kendriya Vidyalaya is 15 crores 3 lakh rupees. I would like to, through you, Madam, request the Honorable Minister of HRD. I'm lucky he's sitting here. I would like to request him to release this balance money as early as possible, as the parent-teacher body has approached me and the children are suffering undue inconvenience. There is no playing field, a lot of... Okay. थैंक यू संगीता जी। सबसे आग्रह है 5 बजे हमको उठना ही है, 1 मिनट सिर्फ सीधी बात, अपनी बात कहिए। अनुप्रिया पटेल जी। सभापति महोदया, मैं सदन का ध्यान ओबीसी क्रीमी लेयर की आय सीमा को 8 लाख रुपए से बढ़ाकर 15 लाख किए जाने की ओर आकृष्ट करना चाहती हूं, जिसकी सिफारिश वर्ष 2015 में हमारी संसदीय समिति द्वारा भी की जा चुकी है। हालांकि सरकार की विशेषज्ञ समिति ने इसे 12 लाख करने की सलाह दी है, लेकिन मेरा सरकार से आग्रह है कि इसे टुकड़ों टुकड़ों में ना बढ़ाकर 6 से 8, 8 से 12, 12 से 15 न करके सीधे 15 लाख किया जाए। और इस संबंध में यह भी आवश्यक है कि सरकारी नौकरियों में जो गेस्टेड दर्जा प्राप्त परिवार हैं, उनको भी ओबीसी आरक्षण के दायरे में लाया जाए, क्योंकि सरकार के तमाम प्रयासों के बावजूद भी जो हमारी स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव है, उसको चलाने के बावजूद भी जो ओबीसी के कोटे की वैकेंसीज का बैकलॉग है, वो अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। इसलिए आपके माध्यम से मेरा माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध है कि ओबीसी क्रीमी लेयर की आय सीमा को 15 लाख बढ़ाते हुए गेस्टेड दर्जा प्राप्त परिवारों को भी ओबीसी आरक्षण का लाभ दिए जाने के लिए निर्णय लें। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री एसपी सिंह जी। सभापति महोदया, धन्यवाद। शून्यकाल में आपने मेरी लोकसभा आगरा के कुछ विषय उठाने का आपने मौका दिया। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में पर्यटन के दृष्टिकोण से भारत 65 से 35 पर आ गया है। हम 5 नंबर पे आ सकते हैं अगर आज मेरी जो बातें मैं कह रहा हूँ अगर मान ली जाएं। ताजमहल को अगर रात में खोलने की अनुमति 11 बजे तक अगर दे दी जाए उचित कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था में सुप्रीम कोर्ट की मापदंडों के और एनजीटी को देखते हुए, तो पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। इसी प्रकार से अगर आगरा में अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बन जाए तो वहाँ लोग 2 दृष्टि से आएंगे कि मैच का मैच देख लेंगे और ताजमहल भी देख लेंगे, तो दर्शकों की संख्या बढ़ सकती है, विदेशी दर्शकों की। इसी प्रकार से यमुना नदी पर बैराज इसलिए बनना बहुत ज़रूरी है क्योंकि गिरता हुआ भूजल स्तर बहुत संकट पैदा कर रहा है। आगरा अकेला ऐसा वाहिद जिला उत्तर प्रदेश का है जिसके 99% ब्लॉक प्रॉब्लमेटिक हो गए हैं, जिनको हम डार्क ब्लॉक कहते हैं। अगर बैराज बन जाएगा तो किसानों को सिंचाई के लिए मिल जाएगा, पेयजल संकट दूर हो जाएगा, गिरता हुआ भूजल स्तर ऊपर हो जाएगा। उसी के साथ साथ ताजमहल की बुनियाद लकड़ी पर है। विशेषज्ञ कहते हैं कि उसको मॉइस्चर नमी की ज़रूरत है, तो पानी का हो जाएगा और वाटर स्पोर्ट्स भी उसमें हो सकते हैं। हर शहर ने जिस पे नदी है, रिवर फ्रंट ने ही पर्यटन को बढ़ाया है। साबरमती अहमदाबाद में, टेम्स लंदन में या गोमती लखनऊ में, तो ये मांग है। और दूसरा सैनिक स्कूल जो कहा गया है, एक ही विषय बघेल जी, अगली बार नहीं, अब आप बैठिए। श्रीमती रमा देवी जी, श्रीमती रमा देवी जी, नहीं, 2 विषय नहीं आते 0 आवर में। रमा देवी जी,
एक विषय 1 मिनट, बैठिए। आपने आगरा और बराज का बोल दिया, बैठिए। वो रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। सभापति महोदया, मैं सदन का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र अंतर्गत शिवहर, सीतामढ़ी एवं पूर्वी बैठिए ना, चंपारण रमा देवी सड़क जी। की ओर आकृष्ट कराना चाहती हूँ, जिसके कारण लोगों का आवागमन में विशेषकर बरसात के समय काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बिहार में आई बाढ़ के कारण उक्त दिनों तीनों जिलों में कई ग्रामीण सड़कें एवं पुल पुलिया ध्वस्त हो चुके हैं, जिनका मरम्मत एवं सड़कों का समुचित रख रखाव एवं पुनर्निर्माण जनहित में अति आवश्यक है। मेरे क्षेत्र में निर्मित ऐसी सड़कें भी जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, जिसका अनुरक्षण अवधि 5 वर्ष से अधिक हो चुका है। उनका मरम्मत व रख रखाव कार्य सरकार को करना जरूरी है, क्योंकि अनुरक्षण अवधि समाप्त होने पर विभाग निधि के अभाव में इन सड़कों पर कोई कार्य नहीं करते हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत बनी सड़कें एवं अन्य ग्रामीण सड़कें तथा पुल पुलिया ध्वस्त होने के कारण लोगों को आवाजाही में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है एवं आम जनजीवन एवं विकास का कार्य पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। अतः सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध होगा कि जनहित में मेरे संसदीय क्षेत्र अंतर्गत शिवहर, सीतामढ़ी एवं पूर्वी चंपारण जिले के जर्जर ग्रामीण सड़कों एवं पुलों को चिन्हित करते हुए उसके मरम्मत एवं निर्माण हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाए। श्री R.K. रंजन सिंह जी। Madam, thank you very much for giving this opportunity. It is my privilege to raise this issue in this August House, expressing the aspiration of Netaji admirer and the INA family to organize the concluding ceremony of Parakram Divas in Manipur, where the actual INA campaign took place in Indian soil. High-level committee organizing a year-long celebration of 125th birth anniversary of Netaji is a welcome step in the right direction in the national interest. Madam, Manipuri are very proud to be a part of freedom struggle as directly linked with the INA campaign. It was at Moirang, Manipur, the Indian tricolor flag was first hoisted on April 14, 1944 on Indian mainland, although Andaman was the first. The first INA office on the Indian soil was set up at Moirang, some 34 kilometers away from Imphal. This is also one of the places where the INA operated the first provincial government of independent India. And from this location, the slogan Delhi Chalo was further echoed and reverberated. More than 7,000 INA soldiers waged the Imphal battles. With this admirable historical background, and I, on behalf of the people of Manipur and INA Associate, would like to seek your kind indulgence for a favorable consideration to the proposal of holding the closing ceremony of Netaji's 125th birth anniversary celebration in and around the Moirang, Manipur. An amazing showstopper event of the Parakram Divas in Manipur would be a befitting tribute to Netaji and INA. Thank you. Thank you. श्री इम्तियाज जलील जी। बहुत बहुत शुक्रिया अध्यक्ष महोदय जी। मैं आपका ध्यान ऐसे तबके की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं जिनकी आवाज़ ऐवानों तक पहुंचती नहीं है, सदन तक पहुंचती नहीं है। महाराष्ट्र के हमालों के बारे में इन्हें महाराष्ट्र के मराठी के अंदर माथाड़ी कहते हैं, यानी कि सरों के ऊपर जो थैले लेकर रेलवे वैगन से उतारते हैं या ट्रकों से उतारते हैं या मार्केट के अंदर काम करते हैं, ऐसे लाखों लोग हैं, उन्हें माथाड़ी कहते हैं। इनका एक्सप्लॉयटेशन ना हो, इनका शोषण ना हो, इस वजह से महाराष्ट्र सरकार ने तकरीबन 25 साल पहले माथाड़ी बोर्ड्स बनाए। तकरीबन 36 ऐसे माथाड़ी बोर्ड्स बनाए हैं जो महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों में है, पुणे में है, कोंकण में है, नासिक, औरंगाबाद में है, नागपुर, अमरावती, ऐसे 36 बोर्ड्स बनाए गए हैं। इनका मकसद यही था कि इन माथाड़ियों का कोई एक्सप्लॉयटेशन ना करे, कोई शोषण ना करे। हो रहा यह है कि इनका जो मेहनत करते हैं वो डायरेक्ट पैसा उन्हें नहीं दिया जाता है, बल्कि वो पैसा माथाड़ी बोर्ड के पास जाता है। अब उसका चेयरमैन जो होता है वो कोई पॉलिटिकल अपॉइंटीज होता है, उससे हमें कोई विरोध नहीं है हमारा उसके बारे में। लेकिन मेहनत मजदूरी माथाड़ी कर रहा है, वो मजदूर कर रहा है, 30% पैसा जो है वो माथाड़ी बोर्ड अपने पास रख लेता है और सिर्फ 70% देता है। अब अगर पिछले
25 सालों का अगर हिसाब निकाल कर देखे तो जो 30% ये अपने पास रखता है बोर्ड, उसमें से 12% कंपोनेंट जो है वो एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड। ना एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1952 के तहत अगर किसी भी संस्था के संगठन के अंदर अगर 22 से ज्यादा कर्मचारी है तो उनका पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के पीएफ अकाउंट के अंदर जमा होना चाहिए। ये लाखों मजदूरों का पैसा पीएफ के नाम के ऊपर से जमा तो किया जा रहा है, लेकिन 1 रुपया भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पीएफ अकाउंट के अंदर नहीं जमा किया जा रहा है, दिया नहीं जा रहा है। मैं सरकार से यह अनुरोध करूंगा कि अगर इसके ऊपर अगर सीबीआई की इंक्वायरी की जाए तो मैं समझता हूं कि जितने भी ये 36 बोर्ड के चेयरमैन या बोर्ड है ये सब अंदर जाएंगे। लेबर डिपार्टमेंट जिनकी जिम्मेदारी होती है इन मजदूरों की देखरेख करने का, उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। तो मैं ये अनुरोध करूंगा सरकार से कि जल्द से जल्द ये पूरा पैसा जो बैंकों के अंदर, प्राइवेट बैंकों के अंदर रखा है, इसे फौरन पीएफ अकाउंट के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर शिफ्ट होना चाहिए। थैंक यू। जगदम्बिका पाल जी, 1 मिनट सबके लिए प्लीज। 3 मिनट बोले नहीं, आप एक घड़ी देख लें। एक मिनट। मैं आभारी हूं कि आपने मुझे समय दिया, और मैं वो बात कह रहा हूं जिससे आप भी संबंधित हैं, और आपके क्षेत्र में भी ऐसे वो लोग हैं जो आपके मतदार हैं, जो आपका समर्थन करते हैं, और ये अत्यंत लोक महत्व का विषय है। इस सदन के समक्ष कई बार ये विषय उठ चुका है और इस सदन की सहमति मिली है, और कई सत्र में मंत्रियों की तरफ से भी आश्वासन मिला है कि भोजपुरी एक ऐसी भाषा है जो चाहे दिल्ली के घाटों पे भी दिखती हो, आपके क्षेत्र से लेकर के। और अब की तो महामहिम राष्ट्रपति के धन्यवाद के प्रस्ताव पे जब विपक्ष के प्रश्नों का उत्तर देना था तो कितना लोकप्रिय मुहावरा है, उसका प्रयोग प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने भी किया था। तो निश्चित तौर से आज वो भाषा जो मॉरिशस में आज वहाँ पे सेकेंड लैंग्वेज हो गई हो, वहाँ के स्कूलों में पढ़ाई जा रही हो, सूरीनाम में पढ़ाई जा रही हो, ट्रिनिडाद में पढ़ाई जा रही हो, नेपाल में पढ़ाई जा रही, दुनिया के 25 करोड़ लोग जिस भाषा का कर रहे हैं, हमारी भोजपुरी भाषा, मैं समझता हूँ कि चाहे देश हो चाहे आप भी। जगदम्बिका जी, भूमिका बात कहिए। नहीं, मुझे लगता है नहीं, सदन में समय समय पे एक हुआ है, सरकार की तरफ से आश्वासन भी, हमारे एचआरडी मिनिस्टर बैठे हैं, अभी गृह मंत्री जी गए हैं, कोई परिव्यय पे खर्चा नहीं, कोई इस पे व्यय नहीं है कि निश्चित तौर से वो हो। लेकिन करोड़ों लोगों की जो भाषा, करोड़ों लोगों की जो भावनाएं हैं वो इससे जुड़ी हैं, हमारी मातृभाषा है, और निश्चित तौर से ये राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में बोली जाती है, इसका महत्व कई देशों में है। इसलिए मैं आपसे मांग करता हूं कि भोजपुरी को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। डॉक्टर वीरा स्वामी जी, टेबल पे दीजिए। Thank you very much, madam. Madam, my constituency of North Chennai is a highly industrialized area, madam. While it has brought its advantages of employment, there are disadvantages where there is huge amount of pollution of water, air and soil, madam. With this backdrop, I would like to bring to the attention of the government that there is a port in Kattupalli. It's owned by Adani. It's called Kattupalli Adani Port, MIDPL Port. And there is a proposal for expansion of this port to 3 times its existing size, madam. And I would like to bring to the notice of this House that it is illegal on 3 counts, madam, this proposal. Because first one is that it is in violation of the Coastal Regulation Zone notification, where they have notified that areas which have high erosion should not be taken up for any port activity. The erosion in this area has already been documented to be about 15 meters per year, madam. Annually there is a 15-meter erosion. And the second point is there is a prohibition of conversion of wetlands to industrial lands, madam. Here, then in this proposal, they are having about 6,000 hectares of land which is going to be taken up for this project, out of which 1/3 is private, 1/3 is public, and 1/3 is reclaimed land from the seas, madam. This amount of reclamation of land is going to be used where it is going to affect the people in the local districts. And the third point, madam, is according to the Environmental Impact Assessment Act, it says that eco-sensitive areas should not be affected, madam, and there is a Pulicat Lake over here. And also, madam, the fishermen and farmers of these areas will be affected, and the water bodies which will be taken up by this project, which will also cause flooding and water scarcity. And I would like to request the government to ensure that this project is dropped, madam. Thank you very much. श्री सुनील सोरेन जी, आप दिखे नहीं हमको पहले। धन्यवाद सभापति महोदया।
झारखंड राज्य में 3 नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना 2019 में की गई थी। इनमें से एक हमारे संसदीय क्षेत्र दुमका में स्थापित फूलो झानो मेडिकल कॉलेज भी है। इन तीनों में से दुमका मेडिकल कॉलेज की स्थिति अति ही दयनीय है। लैब, कैडेवर एवं रसायन की सुविधा का अभाव है। शिक्षक, लैब असिस्टेंट और पैरामेडिकल स्टाफ की कमी है। पुस्तकालय एवं पुस्तकालय कर्मियों की भी कमी है। कॉलेज में शिक्षक की कमी के कारण चिकित्सा का घोर अभाव है। बिजली पानी की उचित व्यवस्था नहीं है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग द्वारा गठित राष्ट्रीय टीम निरीक्षण हेतु दुमका मेडिकल कॉलेज गई थी। मेडिकल कॉलेज दुमका के संरचना राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के मापदंड के अनुसार नहीं होने के कारण नए सत्र में छात्र छात्राओं का नामांकन बंद कर दिया गया है। अतः महोदय, आपके माध्यम से माननीय स्वास्थ्य मंत्री से मांग करता हूं कि उपवर्णित गंभीर समस्या का निदान राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के मापदंड के अनुरूप अतिशीघ्र किया जाए, ताकि छात्र छात्राओं का पाठन व्यवस्थित ढंग से हो सके, छात्र छात्राओं का भविष्य उज्जवल हो सके। Chairman ma'am, there's a long-standing request for setting up of government medical college in Raigada district. It's an aspirational district. I had met Dr. Harshvardhan also, and he promised that once the DPR is sent from the state government, he would expedite the approvals. There has been a lot of agitation from different civil society, press union, the Congress party, and many people, and we've had rallies and so on. But the state government has turned a deaf ear to the valid request of tribal people in Raigada district. And similar protest has been happening in Kendrapada district and Bhadrak district also. So I would request, ma'am, through you to Honorable Health Minister Dr. Harshvardhan ji to write to state government and seek why the DPR was not sent so far, and what is the reason that the state government is not looking after the development or setting up a government medical college in aspirational tribal district like Raigada. Thank you, ma'am. जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी। माननीय सभापति महोदया, मेरे संसदीय क्षेत्र में जो बिहार के महाराजगंज लोकसभा है, जो सारण जिला के 4 असेंबली कंस्टिट्यूंसी और सीवान जिला के 2 असेंबली कंस्टिट्यूंसी बना करके बना है, वहाँ 2 केंद्रीय विद्यालय है। एक मसरख केंद्रीय विद्यालय का भवन बन गया है। मैं आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से मैं आग्रह करूंगा कि उस विद्यालय को 2 पाली में 2 शिफ्ट में चलाने की अनुमति दें। और दूसरा, महाराजगंज में अभी वह भवन विहीन है, बच्चों को बैठने की स्थिति भी नहीं है, काफ़ी परेशानी होती है, बरसात के दिनों में भी लोगों को काफ़ी दिक्कत होती है, इसलिए वहाँ भवन बनाने की वहाँ अनुमति दी जाए। ऐसे मैं माननीय मंत्री जी का हृदय से बधाई करता हूँ कि आप नई शिक्षा नीति ला करके अलग अलग तरीके से पूरे देश में शिक्षा की जोत जलाने का, चाहे वो टेक्निकल शिक्षा हो, चाहे ऐसे शिक्षा आप कर रहे हैं, इसलिए आपका बधाई भी देता हूं। और मैं आग्रह करूंगा आपके माध्यम से, माननीय मंत्री जी संजोग से हैं भी, इस पर कुछ अपने स्तर से आश्वस्त कर दें कि हाँ वहां आगे आने वाले दिनों में देखेंगे। माननीय मंत्री जी। मैडम, थैंक यू। आई वुड लाइक टू ब्रिंग टू द काइंड नोटिस ऑफ ऑनरेबल मिनिस्टर फैमिली एंड वेलफेयर various concerns of BD Manufacturers Association of our Telangana state and across the part of our country. BD industry is a cottage industry and provides employment to over 85 lakh BD workers, and most of them are in rural areas, and that to women. Moreover, the BD manufacturing factories do not contribute to any pollution, nor does it require power and machinery. But sadly, the industry is not getting any support incentive from the government. Now the Ministry of Health and Family Welfare, Government of India proposes to amend COPTA, COPTA 2003. Most of the proposed amendments are directly going to affect sale of BDs drastically. This in turn will affect production of the BD drastically. And as a result, livelihood of over 2 crore 60 lakhs tobacco farmers and farm workers, over 85 lakhs BD workers, over 40 lakhs tribal engaged in plucking tendu leaves, etc. Over 72 lakh traders, retailers, panwalas will be affected. Proposed increase in fines for offences will open floodgate of corruption across the country. I therefore request the Honourable Minister to withdraw the proposed amendments in the interest of livelihood of 4.57 crore people depending on the tobacco industry. Thank you, madam. Thank you. श्री सुभाष चंद्र बहेड़िया जी। धन्यवाद सभापति महोदया। सभापति महोदया,
कोरोना महामारी के कारण ट्रेनें बंद हो गई थी और वो ट्रेनें अब वापस धीरे धीरे चल रही है, लेकिन ट्रेनें तो चल रही है लेकिन उनके स्टॉपेज जो है वो कम कर दिए गए हैं। मेरे लोकसभा क्षेत्र में जिस ट्रेन से मैं पिछले 6 साल से बराबर आ रहा था, जिस स्टेशन से मैं बैठता था, मेवाड़ एक्सप्रेस जो निजामुद्दीन से उदयपुर चलती है और मेरे लोकसभा क्षेत्र में मांडलगढ़ स्टेशन पर रुकती थी, अब वो रुकना बंद हो गई, मेरा आना उससे बंद हो गया। मेरा आपके माध्यम से रेल मंत्री जी से आग्रह है कि जो ट्रेनें लॉकडाउन की वजह से बंद की गई वो शुरू हो रही है, तो उनके जो पहले स्टॉपेज है वही मेंटेन रखे जाए ताकि आगे आने वाले समय दिक्कत ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री श्याम सिंह यादव जी। बहुत बहुत शुक्रिया अध्यक्ष महोदय। मैं अपने जिले जौनपुर में बजाज कंपनी द्वारा बिजली की सप्लाई आपूर्ति किए जा रहे सौभाग्य योजना के दुर्भाग्य के बारे में आपके समक्ष एक दो बातें रखना चाहता हूं। इस योजना के तहत 60,000 एनर्जी मीटर लगाए गए हैं, जिसमें 40,000 मीटर तो बिल्कुल ही चार्ज नहीं किए गए हैं और कागजों में बहुत गांवों को संपूर्ण दिखाया गया है जबकि हकीकत में वहां पर कुछ भी कार्य नहीं हुआ है, जिससे जनता में बहुत आक्रोश है। जौनपुर के लगभग 760 गांव ऐसे हैं जिसमें खंभा तो लगा दिया गया है। अरे एक मिनट सुनिए, शंकर जी गलत नहीं, देखिए आप टोका टोकी न करिए, ये जो मैं बयान दे रहा हूँ सही, अगर गलत होगा। श्याम सिंह यादव जी, गलत। श्याम सिंह यादव जी, अगर आपको जो बात कहनी है सीधे एक मिनट, गलत पॉइंटेड बात कहिए। गलत कुछ भी नहीं है, गलत सही कुछ नहीं, 1 मिनट का समय, पॉइंटेड बात जो आपने केंद्र सरकार से डिमांड करनी है वो बोलिए, जो चाहिए आपको वो बोलिए। तो हम यहाँ पर प्रदेश की भूमिका नहीं कर सकते देखिए, हैं। प्रदेश की बात नहीं कर सकते, आपको जो केंद्र सरकार से मांग करनी है वो सीधा बताइए ना। देखिए, हम जब अपने क्षेत्र में गांव का दौरा करते हैं तो जो दलित हैं, जो गरीब हैं और जो पिछड़े हुए हैं, उनकी जो बस्तियां हैं जहां पर पोल लगाया गया, तार भी नहीं है, मीटर भी नहीं है, उनसे भी बिजली का विभाग गलत बिल भेज देता है, हजारों वसूल करता है। मैं कहना चाहता हूं ये उनको परेशान किया जा रहा है और इस चीज को खत्म करें। दूसरी जो ये वादा किया जा रहा है दूसरा नहीं होता, एक दिन में हम 18 घंटे बिजली सप्लाई करते हैं। धन्यवाद सभापति महोदय। यादव जी एक विषय बोला जाता है 0 आवर में, रिपीट नहीं होता। आपने बिजली की समस्या बता दी। सोनकर जी एक विषय, 1 मिनट, केवल एक विषय। हाँ, और एक ही मिनट। कौशाम्बी लोकसभा से निर्वाचित होकर दोबारा आया हूँ। कौशाम्बी लोकसभा में 2 जनपद पड़ता है, प्रतापगढ़ और कौशाम्बी। कौशाम्बी 4 अप्रैल 1997 को जिला बना, जिसके कारण सारे शैक्षणिक संस्थान, चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज हो, मेडिकल कॉलेज हो, डिग्री कॉलेज हो, सब के सब प्रयाग में चले गए। कौशाम्बी जनपद के पौराणिक महत्व को देखते हुए उसको जिला बनाया गया और जब नया जिला बना तो वहाँ केंद्रीय विद्यालय के लिए जमीन आरक्षित की गई। मैं पिछले 6 साल से लगातार माननीय मंत्री जी से निवेदन कर रहा हूं कि वहां पे एक केंद्रीय विद्यालय खोला जाए, जिसको लेके आपके विभाग के द्वारा जमीन का सर्वे भी किया गया, जमीन को रिजेक्ट किया गया तो दूसरी जमीन दी गई और अस्थायी चलाने के लिए एक जगह सर्वे की गई, वो भी स्वीकृत कर ली गई। माननीय मंत्री जी यहाँ उपस्थित हैं, मेरा करबद्ध निवेदन है कि आज इसे कोई आश्वासन दे। पिछले 6.5 साल से मैं लगभग 6-7 बार इस विषय को उठा चुका हूँ और कौशाम्बी लोकसभा में 20 लाख से ज्यादा लोग हैं जिनके पास शैक्षिक व्यवस्था नहीं है। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि उसको जमीन भी दे दी गई है और अस्थायी परिसर भी उपलब्ध करा दिया गया है, वहां पे केंद्रीय विद्यालय खोलने की अनुमति दे दे। और आज सौभाग्य से मंत्री जी हैं, अगर कोई आश्वासन दे देते तो बेहतर है, कोई बयान ही दे दे। श्री संजय सेठ जी। महोदया, मेरे झारखंड की राजधानी रांची में एक भारी उद्योग है HEC और उसमें कामगारों का एरियर बकाया है। ऐसे 7300 कामगार जो 1997 से लेकर 2008 तक उनका बकाया है। अब उनकी हालत इतनी खराब है, कितने बूढ़े हो गए, कितना का देहांत हो गया, अभी तक पैसा नहीं मिला। मेरा भारी मंत्रालय से आग्रह है कि उनका एरियर चुकता कराएं
और जब बात हुई थी उन्होंने कहा था कि स्मार्ट सिटी परियोजना में अगर जगह बिकेगी उस पैसे से उस एरियर का बकाया वसूल कर दिया जाएगा। मेरा ये सरकार से आग्रह है कि अविलंब ऐसे कारीगर जो 7300 कारीगर हैं, ये अर्थव्यवस्था की रीढ़ है रांची की, उनकी पसीनों की कमाई है, वो पसीने की कमाई जो एरियर है उसको अविलंब भुगतान कराने का कष्ट किया जाए। श्री राजकुमार चहर जी। धन्यवाद माननीय सभापति जी। मैं अपने लोकसभा क्षेत्र फतेहपुर सीकरी में, जो आगरा जनपद का पूरा देहात का क्षेत्र है, राजस्थान के बॉर्डर के लगे हुए गांवों के बारे में बताना चाहता हूं, जहां पानी की बड़ी किल्लत है, जलस्तर 400 मीटर तक नीचे चला गया है। मैं आपको कहना चाहता हूं महोदय, सरकार से मांग करना चाहता हूं कि वहां पे सिंचाई की बड़ी दिक्कत है। लगभग 10,000 हेक्टेयर भूमि किसानों की बंजर रह रही है। मेरी आपसे मांग है और विनम्र प्रार्थना करता हूं सरकार से कि जो वहां पहले तो पानी हुआ करता था, खारी होता था, आज वो भी नहीं रहा है, और अकबर के जमाने से लेके आज तक वहां पानी की समस्या चलती चली आ रही है। मेरी आपसे प्रार्थना है, सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि फतेहपुर सीकरी ब्लॉक में एक नहर की व्यवस्था की जाए, जिससे हजारों किसानों को सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था हो सके, जिससे उनकी बेरोजगारी की समस्या का दूर हो जाए और किसान खुशहाल हो सके। ये मैं आपसे मांग करता हूं, एक नहर वहां पर चलाई जाए। देवेंद्रप्पा जी, बहुत कम समय है, सब लोग अपनी पॉइंटेड बात कहें। ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೃಷಿ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳು ಇಲ್ಲದಂತೆ ಕೃಷಿ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದ ಕಾರಣ ಕೃಷಿ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣ ಕಂಪನಿಗಳಿಂದ MRPಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಕಂಪನಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶವನ್ನು ಬರುವ ಲೋಕಸಭಾ ಕಲಾಪದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಕೊಳ್ಳುವ ರೈತರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಬೇಕೆಂದು ಈ ಮೂಲಕ ವಿನಂತಿಸುತ್ತಾ, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳಿಂದ ಕೃಷಿ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈ ಅಂಶ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶ ಜೀವ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಕೃಷಿ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣ ಕಂಪನಿಗಳು MRPಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಕಂಪನಿಯ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಬಂದ ಬೆಲೆಯನ್ನು ರೈತರಿಗೆ ಕಾಣುವಂತೆ ಶೋರೂಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಬೇಕು. ರೈತರ ಇಚ್ಛೆಯಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಕೃಷಿ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ದರ ಚೀಟಿ, ಪ್ರೈಸ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಅಥವಾ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕೃಷಿ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳ ಮೇಲೆ ಮುದ್ರಿತವಾಗಿ ಬರಬೇಕು. ಕೃಷಿ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳೆಂದರೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್, ಪವರ್ ಟಿಲ್ಲರ್, ಭತ್ತ ಕಟಾವು, ನಾಟಿ ಯಂತ್ರ, ರೋಟಿವೇಟರ್, ಕಬ್ಬು ಕಟಾವು ಯಂತ್ರ ಇತ್ಯಾದಿ ಗರಿಷ್ಠ ಮಾರಾಟ ಬೆಲೆ MRP ಬೆಲೆ ಸೇರಿಸಿ ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ ಸೇರಿದಂತೆ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನಮೂದಿಸಬೇಕು. ದಯಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಮನವಿಯನ್ನ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಗಣನೆ ತಗೊಂಡು ಇದನ್ನ यादव जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वीर तात्या टोपे जैसे महान योद्धा की बलिदान स्थली मेरे गुना संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत शिवपुरी में स्थित है, जिन्होंने 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में झांसी की रानी महारानी लक्ष्मीबाई जी के साथ मिलकर अंग्रेजों से कड़ा मुकाबला किया था। महोदय, राज्य सरकार और कुछ सामाजिक संस्थाएं इस पवित्र स्थल को संवारने के लिए काम करती आ रही हैं। महोदय, आपके माध्यम से मेरा माननीय पर्यटन मंत्री जी से विनम्र निवेदन है कि वीर तात्या टोपे जैसे महान योद्धा की इस बलिदान स्थली को केंद्र सरकार द्वारा विकसित करने हेतु आवश्यक कदम उठाते हुए केंद्रीय संग्रहालय अनुदान योजना के अंतर्गत यहाँ एक मेमोरियल संग्रहालय व थिएटर की स्थापना की जाए, जिससे यहाँ पर्यटन की दृष्टि से भी आकर्षण का केंद्र बने व वहाँ के लोक कलाकारों द्वारा लोक कलाएं प्रस्तुत करने व क्षेत्र के उन कलाकारों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर प्रदान हो। बस साथ ही मैं केंद्र सरकार व वित्त मंत्री जी का धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने शिवपुरी व चंदेरी के पर्यटन के विकास के लिए इस बजट में जो फंड एलोकेट किया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। श्री संतोष पांडे जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया, मैं आपका आभारी हूं। महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र जिला राजनांदगांव के वनांचल एवं आदिवासी बहुल्य नक्सल प्रभावित मानपुर मोहला चौकी में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाते हुए बेतहाशा अवैध खनन किया जा रहा है,
जिससे क्षेत्र की पर्यावरण संतुलन खतरे में आ चुका है। अवैध रेत खनन की स्थिति यह है कि विकासखंड मानपुर के ग्राम तोलुम वन्नवा गांव में नदी की दिशा ही बदल गई है। बिना रॉयल्टी पर्ची के शासन को लाखों रुपये का प्रतिदिन नुकसान हो रहा है। महोदय, 20 कीमती सागौन सहित इमारती लकड़ियों को अवैध कटाई कर परिवहन पड़ोसी राज्यों महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश में किया जा रहा है। नदी का कटाव बढ़ने, नदी से लगी भूमि व खेतों के क्षरण से आदिवासी कृषकों में आक्रोश की स्थिति पैदा हो रही है, जिसका विरोध गत 2 वर्षों से लगातार करते आ रहे हैं। यह स्थिति न सिर्फ उक्त स्थान वरन पूरे छत्तीसगढ़ में यही स्थिति है। महोदय, आपसे निवेदन है और पर्यावरण मंत्रालय सहित खनन विभाग व एनजीटी की निरीक्षण व कार्यवाही आपसे अपेक्षित है। इतना ही निवेदन करता। श्री फजलुर रहमान जी। अध्यक्षिया जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उत्तराखंड के चमोली के तपोवन में एक आपदा आई हुई है, जिसमें बहुत से लोग लापता हैं या मारे गए हैं। हमारे जिला सहारनपुर के तकरीबन 25 लोग से ज़्यादा लापता हैं। हमारा आपसे निवेदन ही है कि जो इस वक्त वहाँ पर राहत कार्य हो रहा है उसमें तेज़ी लाई जाए और इसके साथ साथ जो बचाव दल हैं उनकी संख्या भी बढ़ाई जाए। और हमारा आपसे ये भी कहना है कि आर्थिक मदद जो लोग मारे गए हैं उनके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट, यूपी गवर्नमेंट दोनों कम से कम 25-25 लाख रुपए के देने का कार्य करें। और इस सदन के माध्यम से कहना चाहूँगा, ये पूरा सदन पीड़ित परिवार के साथ खड़ा है। थैंक यू। श्री संगम लाल गुप्ता जी। हम प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश लोकसभा क्षेत्र से आते हैं और हमारे लोकसभा क्षेत्र में शहर मुख्यालय पे जमीन की उपलब्धता होने के बावजूद भी जिलाधिकारी ने प्रस्ताव भी भेज दिया है और माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से हम मांग करते हैं कि हमारे यहाँ केंद्रीय विद्यालय की स्थापना कराई जाए, क्योंकि टेम्परवारी विद्यालय चलाने के लिए भी बिल्डिंग को उपलब्धता हो चुकी है। इसके लिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मांग करता हूं कि हमारे शहर मुख्यालय पर केंद्रीय विद्यालय की स्थापना कराई जाए। श्री नायब सैनी जी। धन्यवाद उपाध्यक्ष महोदय, आपने मेरे क्षेत्र कुरुक्षेत्र की एक अति लोक महत्व की बात को उठाने का अवसर दिया है। मैं सबसे पहले तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि कुरुक्षेत्र हमारा जो एक धार्मिक नगरी है, वहाँ पर एलिवेटेड रेलवे ट्रैक बनाने का पिछले बजट के अंदर जो बात आई थी उसका काम चालू हो गया। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। और उसी तर्ज के ऊपर उसी रेल ट्रैक के ऊपर आगे कैथल में भी एक एलिवेटेड रेलवे ट्रैक का कैथल शहर के अंदर सर्वे हुआ था। मैं ये अपील करना चाहूँगा सरकार से कि उसका भी जल्दी बजट जारी करके उसके ऊपर भी शीघ्र काम किया जाए ताकि लोगों को राहत मिले। और आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, उसी रेलवे ट्रैक के ऊपर मेरे लोकसभा क्षेत्र के अंदर कैथल विधानसभा में डांड गांव पड़ता है, वहाँ पर एक रेलवे स्टेशन है और उस लोगों की वहाँ पर मांग है कि उस रेलवे स्टेशन का नाम पेहवा रोड रेलवे स्टेशन रखा हुआ है, उस करके डांड रेलवे स्टेशन किया जाए। ये मेरी आपके माध्यम से सरकार से अपील है। धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। धन्यवाद सभापति महोदया। सभापति महोदया, प्राय हम लोग अपने क्षेत्र की बात को यहाँ रखते हैं कि जो मैं आज जो विषय जो शिक्षा के क्षेत्र के लिए उठा रहा हूँ, मैं भारत की सरकार का, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का और हमारे शिक्षा मंत्री आदरणीय निशंक जी का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने जो शिक्षा नीति में बदलाव को पूरे देशवासियों के जो सुझाव थे उनको लेकर के उसमें परिवर्तित करने का जो प्रयास किया है। मैं इस बात को इसलिए रख रहा हूं कि पहले जो भी बात मेरा पूरे देश को पता है इस बात को कि हमारे एजुकेशन सिस्टम को ऐसा बीच में कोलैप्स किया गया कि लोग याचक बन करके नौकरी को ढूंढने को लेकर के काम किए, कोई दाता बन करके और कोई अपने रोजगार देने को लेकर के शिक्षा नहीं दी। यहाँ तक कि हम अपने पूर्वजों पर गौरव करना भी हम लोग भूल गए थे, हमारे उससे सिलेबस से हटा दिया गया था। जैसे अभी प्रधानमंत्री जी ने जो नाम लिया कि आंदोलन जीवी लोग, मैं सरकार को इस सदन के माध्यम से आगाह करना चाहता हूं कि जैसे किसानों को लेकर के एक हंगामा खड़ा करने की कोशिश की जा रही है, ऐसे आने वाले समय में हमारी शिक्षा नीति पर जो कि सही है, उचित है और देश के लोगों को अपना आत्मनिर्भर बनाने वाली शिक्षा नीति है, उसको लेकर के एक कोई कुचक्र चलाया जा रहा है, उस पर सरकार विशेष रूप से ध्यान दे और उसका प्रबंध करे। बहुत बहुत धन्यवाद। शर्मा जी।
माननीय सभापति महोदय जी, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान कुल्लू भूंतर एयरपोर्ट की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। आज से 11-12 वर्ष पूर्व 4 उड़ानें भूंतर एयरपोर्ट पर आती और जाती थी, लेकिन अब एकमात्र एयरलाइंस ATR 72 विमान जो यहां से उड़ान भरता है, उसकी यात्री क्षमता 72 सीट की है, परंतु रनवे कम होने के कारण, दोनों ओर ऊंची पहाड़ियां होने के कारण अपनी यात्री क्षमता से आधे से कम यात्रियों को ले जाने की अनुमति है, जिससे कुल्लू दिल्ली यात्री किराया 18,000 से 22,000 रुपये तक रहता है। इस कारण यात्रियों को कुल्लू दिल्ली हवाई यात्रा काफ़ी महंगी पड़ती है। माननीय सभापति महोदय, ATR विमान कंपनी का एक नया विमान ATR 42-600 विमान क्षेत्र में उपलब्ध है, जो कि ATR विमान का नया मॉडल है, जिसकी क्षमता 48 यात्रियों को लाने ले जाने की है। यह मॉडल छोटे रनवे पर उड़ान भरने के लिए सर्वोत्तम है। माननीय सभापति महोदय जी, मैं आपके माध्यम सरकार से आग्रह है कि कुल्लू भूंतर एयरपोर्ट से ATR 42-600 विमान का परिचालन प्रारंभ करने किए जाने के लिए स्पाइस, इंडिगो, गो एयरवेज आदि एयरलाइंस को आदेश देकर कुल्लू भूंतर एयरपोर्ट से ATR 42-600 विमान का परिचालन प्रारंभ करवाने की कृपा करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, श्री करोड़ी सांगना जी। The announcement of the Udaan scheme, which was announced in the year 2016, and also wish to draw your kind attention on the present status in Koppal district, Karnataka. Madam, the people was very happy when it was announced, as they can save their valuable time by the connecting journey for the better use of their time into the various aspects. But when due regards, I wish to state that till today nothing has been happened into this scheme in Koppal, Karnataka. Madam, presently Koppal has almost 20 running big industries and toys cluster of Akers company. He is also in the pipeline for the setup in Koppal. The work has already started for the same with the employment opportunity of almost 25,000 people under the Atma Nirbhar Bharata scheme. Madam, a proposal of memorandum of understanding MOU had been sent to the government of Karnataka in 2007, but till today no communication has been made for the present status of the scheme. Due to this, people of Karnataka, especially of Koppal, is very much disappointed. Madam, I shall be very grateful to you if you could direct the concerned authority to get it done in the immediate basis for the betterment of the people of Koppal, Karnataka, as the ministry has given the deadline of the 2023 for start the operation of airport and oblige. Thank you, madam. अभी 8-7 लोग रह गए हैं, तो उनके खत्म होने तक के लिए तकरीबन 10 मिनट तक का समय बढ़ा दिया जाए। सबकी सहमति है जी? थैंक यू। श्री रितेश पांडे जी, एक मिनट है जी सबके लिए। Thank you, Honorable Chairperson. India currently has 2 vaccines under emergency approval. One is Covishield, developed by AstraZeneca and Oxford University, and the other is Covax, developed by Bharat Biotech. While the efficacy data of Covishield was established before any government in the world approved for its emergency use, the efficacy data of Covaxin is still pending, and interim data of phase 3 trials may only be accepted in March, according to the chairman of and managing director of Bharat Biotech. Commencing the use of Covaxin without establishing its efficacy data in clinical trial has been criticized by the scientific community. It also explains the hesitancy of doctors and health workers to take the Covaxin shot. India aims to vaccinate 30 crore people by August, which means it needs vaccination per day of more than 10 lakh people. In 3 weeks since India vaccines drive has begun, we have not even vaccinated 10 lakh people in the last 3 weeks. Additionally, there have also been technical glitches with India's online vaccine platform, CoWIN, which have further created obstacles in our ability to carry out ambitious vaccine plans. People's mistrust
in the vaccine is a serious public health issue because the vaccination is the only safe way to immunize the Indian population against SARS-CoV-2 virus. This issue has become even more serious given that we have no definitive answer as to how long our body's antibodies will last and whether the antibodies prevalent in the Indian population will offer robust enough protection against novel strains of the coronavirus circulating around the world. We must be prepared for a second or third wave for the virus. Therefore, in light of this, Honorable Chairperson, I would request that the government takes श्री अजय भट्ट जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आभारी हूं कि आपने मुझे बहुत ही अविलंबनी विषय पर बोलने का अवसर दिया है। मान्यवर, मेरी लोकसभा के अंतर्गत नानक मत्ता गुरुद्वारा है। ऐसी किंवदंती है कि वहां पर नानक जी को धरती ने आवाज दी कि ये गुरुद्वारा आपका है, और उसी के बगल में नानक सागर है। मान्यवर, अमृतसर के बाद यहीं का नंबर आता है इस पवित्र स्थल का, इसलिए यहाँ पर पर्यटन की दृष्टि से इसको विकसित करना अति आवश्यक है। मैं आपके माध्यम से पर्यटन मंत्री जी से मांग करता हूँ कि इसको विकसित किया जाए, वाटर स्पोर्ट्स से प्रारंभ किए जाए, ताकि जो देश विदेश और दुनिया से लोग अमृतसर जैसी पवित्र जगह के बाद यहाँ आते हैं, वो भरपूर तरीके से नानक सागर का आनंद ले सकें और इस पवित्रता में अपने को सरोवर कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी। सभापति महोदय, आपका बहुत बहुत बागपत जिले में बड़ौद सबसे बड़ा टाउन है और बहुत बड़ा शिक्षा का केंद्र रहा। 1919 में वो कॉलेज जनता वैदिक कॉलेज बना। मेरे जैसे पता नहीं कितने ऑफिसर, प्रोफेसर, खिलाड़ी और प्रोफेशनल इसने पैदा किए, और 1960, 1970, 80 के दशक में विशेष रूप से कृषि के क्षेत्र में, एग्रीकल्चर के फील्ड में पूरे देश के बच्चे, ऐसा कोई राज्य नहीं था जहाँ के बच्चे जब मैं पढ़ता था वहाँ नहीं पढ़ते थे। वहीं के ग्रेजुएट हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, पंतनगर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, बहुत जगह वहाँ प्रोफेसर हैं, लेकिन उनकी जो आल्मा मैटर है वो अभी तक जो है एक यूनिवर्सिटी नहीं बना है। मेरा आपके माध्यम से कृषि और शिक्षा मंत्रालयों का ये निवेदन है कि इस जनता वैदिक कॉलेज को केंद्रीय किसान विश्वविद्यालय बनाया जाए, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर कोई कृषि के बारे में कोई ऐसा केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं है। इससे यहाँ के किसानों को, किसानों के बच्चों को, और न केवल उत्तर प्रदेश के लेकिन हरियाणा के बच्चों, आसपास के प्रदेशों को भी बहुत उसका फायदा होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्री मलुक नागर जी। धन्यवाद, आपने बोलने का मौका दिया। इस कोरोना कार्यकाल में सरकार ने बहुत सारे राहत के पैकेज दिए और बहुत सारी सुविधाएं देश में अलग अलग जगहों, अलग अलग डिपार्टमेंटों के लिए की। पर किसानों पे अगर आए तो इनके 6 महीने और 9 महीने जो सब दूसरे लोगों को सुविधाएं दी हैं, तो इनकी फसलें खेतों में खड़ी खड़ी सड़ गई थी, दूध फट गए थे, बहुत नुकसान हुआ है। तो इनका सर्वे कराकर इनकी भरपाई कराई जाए। और सब जो इनका अभी जो बिल आया है, किसान बिल, उसमें है कि जो इन्वेस्टर हैं वो नगद खरीदारी करेंगे, तो गन्ने की पेमेंट जो है, जब गन्ने को बिक्री की उस समय भी यही था कि इनकी पेमेंट नगद मिलेंगी, लेकिन उत्तर प्रदेश में हजारों करोड़ और देश में लाखों करोड़ बाकी हैं, उनको जल्द से जल्द दिलाया जाए। और एक काम और साहब, जो किसानों के बच्चे कुछ नौकरियों पे थे, उनकी नौकरियां छूट गई, वो बेरोजगार हो गए, तो गांव स्तर पे सर्वे करा के जिनको नुकसान की भरपाई भी नहीं हुई, जिनकी नौकरियां भी छूट गई, सरकार की तरफ से बिजली के बिल या उनको राहत नहीं मिली, तो सर्वे करा के जो बेरोजगार हुए किसानों के बच्चे, सरकार तुरंत उनको नौकरियां उपलब्ध कराए। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री दुलाल चंद गोस्वामी जी। जो किसानों के बच्चे नौकरी कर रहे थे। धन्यवाद सभापति महोदय। मेरा संसदीय क्षेत्र कटिहार जो बिहार में पड़ता है, और ये क्षेत्र जूट उत्पादक क्षेत्र है और बिहार की कृषि क्षेत्र भी है बिहार, और बिहार के अधिकांश किसान जूट का उत्पादन करते हैं। 1935 में कटिहार जिला में भारत सरकार का एक उपक्रम एनजीएमसी के द्वारा आरबीए में जूट मिल चलाया जाता था। जो जूट मिल 8 जनवरी 2016 से बंद पड़ा हुआ है कि इस क्षेत्र में इस जूट मिल में भारी संख्या में जूट के बोरा और बाकी सब चीज का उत्पादन होता था, और हजारों के संख्या में लोग सीधे रोजगार पाते थे और लाखों
किसानों का जूट उत्पादन का क्रय विक्रय के माध्यम से उसको जूट का सही लागत उत्पादन मिल रहा था। लेकिन इधर दुर्भाग्य से भारत सरकार सब तरह के उपक्रम और MSME को चला रहे हैं। ऐसे परिस्थिति में कटिहार जूट मिल चल सकता है और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कटिहार जूट मिल का जो फिजिबिलिटी है और जो एक्सपर्ट बता रहे हैं कि वो जूट मिल कभी भी चालू कराया जा सकता है और वो चलने की स्थिति में है। तो मेरा आपके माध्यम से भारत सरकार से निवेदन है कि कटिहार जूट मिल को सरकार स्वयं चलाए या फिर जो है किसी आउटसोर्सिंग के माध्यम से चलाया जा सकता है। और दुर्भाग्य है मैडम, ये जूट मिल इसलिए नहीं चल सका क्योंकि इसका जो प्रबंध के गलती के कारण ये जूट मिल बंद था। तो आपके माध्यम से मेरा सरकार से निवेदन होगा कि कटिहार जूट मिल चले, इससे किसानों को फायदा होगा और रोजगार का भी अवसर बढ़ेगा और कटिहार जिला आकांक्षी जिला है तो कटिहार जिला और बिहार का विकास होगा। आपने मुझे समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। श्री अफजल अंसारी जी। माइक ऑन कर लीजिए, आप छोटा वाला ऑन कीजिए। एक विषय जो मैं आपके संज्ञान में देकर अनुरोध करना चाहता हूं कि आप संसदीय कार्य मंत्री को इस संबंध में दिशा निर्देश दें। सरकार की जो भी योजनाएं हैं उन योजनाओं के अनुरूप जो गाइडलाइन तय हुई, जो बजट गए और जो काम हो रहे हैं उसकी समीक्षा के लिए पूरे देश में जनपद स्तर पर दिशा कमेटी और उसके माध्यम से उसकी समीक्षा करने का एक प्रबंध किया गया था। दुर्भाग्य की बात है पूरे विश्व में कोरोना काल में सारी व्यवस्थाएं ठप रहीं, अपने देश में भी यही रहा। लेकिन अब जबकि बहुत हद तक सब कुछ से उबरा जा चुका है, इस दौरान दिशा कमेटी की बैठकें कुछ जनपदों में हो रही हैं, लेकिन कुछ जनपदों में लगता है जैसे एजेंडे से ही हटा दिया गया। कैसे पता चलेगा हमारे विभागों के अधिकारीगण जो बजट गया उस पैसे का किस तरह से उपयोग किए? जनता में तरह तरह की भ्रांतियां फैल रही हैं। जनप्रतिनिधि जवाबदेह है, जब उनके बीच में जाइए तो तमाम तरह के सवाल खड़े होते हैं। अफजल जी क्या चाहते हैं आप, वो बोलिए। मैं आपके माध्यम से अनुरोध ये करना चाहूँगा कि जो सरकारी योजनाओं को जिनके बजट जनपदों में गए उनके समीक्षा के लिए जो कुछ समीक्षा के लिए जो दिशा की बैठक आहूत की जाती है, जो उसका नियम है उसके अनुसार जनपदों में दिशा की बैठक की जाए। मैं गाजीपुर जनपद से आता हूं, उत्तर प्रदेश से। जी पता कर लीजिए, अब तक मात्र एक बार दिशा की बैठक हुई, 5 बार टाइम आपकी बात रिकॉर्ड पे आ गई, आपकी बात बहुत बहुत धन्यवाद, रिकॉर्ड पे आ गई। श्री रमेश बिदुड़ी जी इसके बाद। जी माननीय अध्यक्ष जी, आपने बोलने का मौका दिया, मैं आपका आभारी हूं। मैं उत्तर प्रदेश के भदोही जिले से चुन के आता हूं और भदोही जिला कालीन के नगरी में पूरे विश्व में मशहूर है। माननीय अध्यक्ष जी, पूरे प्रदेश में सफाई कर्मी की नियुक्ति हुई है। किसी कारणवश हमारे जिला भदोही का सफाई कर्मी की नियुक्ति नहीं हो पाई है, जिसके कारण लगभग 3 महीने से जिला मुख्यालय पे सफाई कर्मियों का धरना प्रदर्शन हो रहा है। मैं इस सदन के माध्यम से आपसे मांग करता हूं कि प्रदेश सरकार से सफाई कर्मी की नियुक्ति कराने की कृपा करें। धन्यवाद। श्री रमेश बिधुड़ी जी। बहुत बहुत धन्यवाद सभापति जी। आपने मुझे दिल्ली के कुछ युवा और युवतियों के संबंध में कुछ विशेष रूप से बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपके लिए बहुत बहुत मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। माननीय सभापति जी, सिंगापुर सरकार के सहयोग से दिल्ली में एक
विश्व स्तरीय कौशल केंद्र बनना था जौनापुर के अंदर। 2013 में तब की जो मुख्यमंत्री थी, जिनका एक ट्रेंड बना हुआ था कि केवल वोट के लिए राजनीति करनी है, लॉलीपॉप देना है, 2013 में सिंगापुर की उस कंपनी को, उस विश्वस्तरीय कौशल बनाने वाली एजेंसी को परमिशन दे दी। 2 जुलाई 12 से हुई मंत्रिमंडल की एक बैठक करके और उसकी मंजूरी तो प्राप्त कर दी। दोनों देशों के साथ समझौता हो गया, उस पर हस्ताक्षर हो गए। तत्पश्चात क्योंकि 13 में विधानसभा के चुनाव आने थे, उसका बेनिफिट लेने के लिए, लोगों को केवल गुमराह करने के लिए दोनों देशों के संबंधित संस्थानों, तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा उस 3 वर्ष के समय अवधि वाला एक संदर्भ हस्ताक्षरित किया गया। गांव जौनापुर की ग्राम सभा की 37 एकड़ जमीन विभाग प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा विभाग को 12 अगस्त को वो ट्रांसफर कर दी गई, जिसका कब्जा 18 सितंबर को राजस्व तकनीकी शिक्षा विभाग को पीडब्ल्यूडी को सौंप दिया। लेकिन उसके बाद वो सरकार नहीं आ पाई। 24 तारीख को, 24 दिसंबर को जब राष्ट्रपति शासन था लोकसभा के चुनाव के बाद, तब वहां 24 दिसंबर 14 को हमने शहरी विकास मंत्रालय के जो काम देख रहे थे उनसे वो भूभाग परिवर्तन करा के स्टेटस ऑफ लैंड यूज ट्रांसफर संबंधित अधिसूचना जारी करवा दी और 3.28 करोड़ रुपए ग्राम सभा जौनापुर के खाते में जमा करा दिए। मैडम, उसके बाद से लेकर एक नई विशेष प्राणी की सरकार आ गई। मार्च 2015 में तब के मुख्यमंत्री ने, क्योंकि चुनाव आने थे लोकसभा के, तो वो मंजूरी दे दी डिप्टी स्पीकर ने। लेकिन मंजूरी के बाद दिखावे के लिए 2.74 करोड़ रुपए बाउंड्री लाइन के अलॉट कर दिए और उसके बाद 254 करोड़ की सहमति तो दे दी। वो चुनाव आ गए, चुनाव आने के बाद वो भूल गए, क्योंकि रूरल बेल्ट के नौजवानों को रोजगार ना मिल जाए, उनको याचक बनाकर रखा जाए और राजनीति से प्रेरित होकर उस कौशल केंद्र का, जिसे भारत के प्रधानमंत्री जी ने एमएसएमई के माध्यम से, कौशल विकास योजना के माध्यम से नौजवानों को रोजगार मिल जाए। लेकिन दिल्ली का मुख्यमंत्री रूरल बेल्ट के लोगों से एनिमिटी रखते हुए, क्योंकि ज्यादातर रूरल बेल्ट में वहां उनको लोगों ने वोट नहीं दिया, उस कौशल विकास केंद्र का प्रारंभ नहीं करवा रहे हैं। उन बच्चों को याचक ना रखा जाए, वो टेक्निकल एजुकेशन लेकर दिल्ली देहात के बच्चे एजुकेटेड हो जाएं, उस लेफ्टिनेंट गवर्नर के माध्यम से अध्यक्ष जी उसको तुरंत चालू करवाया जाए। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है, बोलने का मौका दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। रवनीत सिंह बिट्टू। स्पीकर सर, थैंक यू। आज फर्स्ट पार्ट का आखिरी दिन है सर। सर, लोग बहुत, कुदरत की आपदा होती है जिससे बेघर हो जाते हैं, तो लेकिन सर हमारे पंजाब के बहुत लाखों लोग बेघर हुए सर। आपकी हाथ जोड़ के सर, आपके द्वारा सरकार से रिक्वेस्ट है सर, क्योंकि सारी सर्दी निकल गई, अब सर गर्मी आने वाली है, कोरोना है, डेंगू है और बहुत बीमारियां आ जाएंगी। सर, हाथ जोड़ के सरकार इन लाखों लोगों को किसी भी तरीके से बातचीत करके सर घर भेजे, क्योंकि सर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके हाथ जोड़ के। सर 2020 से कोरोना के कारण पूरा ठप हो गया, 2021 में वैक्सीन से एक पूरी नई उम्मीद बनी। इंग्लैंड का जो स्ट्रेन आया, म्यूटेंट स्ट्रेन, उसको लेके बहुत विवाद था, लेकिन हमारे दोनों वैक्सीन उस पर कामयाब रहे। अध्यक्ष महोदय, आपका ध्यान मैं आकृष्ट कराना चाहूंगा कि अभी एक साउथ अफ्रीका का स्ट्रेन आया है जो अमेरिका सहित 30 देशों में कोरोना की बीमारी फैला रहा है और अमेरिका में यह देखा गया कि उस पर यह वैक्सीन कामयाब नहीं हो रहा है। भारत बायोटेक का बहुत ही अच्छा वैक्सीन है। मेरा आपके माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री को अनुरोध रहेगा कि भारत बायोटेक और आईसीएमआर द्वारा जो वैक्सीन बना है उसके सीरा को अफ्रीका भेजा जाए और अफ्रीकन स्ट्रेन पर भारत बायोटेक कितना कामयाब है इसकी जांच कराई जाए, जिससे कि भारत जो पूरे दुनिया में वैक्सीन का सेंटर बना हुआ है, अफ्रीका के नागरिकों को भी मदद कर सके और यह भारत में ये स्ट्रेन नहीं आए, इसके लिए भी मैं आप लोगों का ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा। मेरा आपके माध्यम से यही अनुरोध है कि स्वास्थ्य मंत्री भारत बायोटेक के जो वैक्सीन से प्रोड्यूस सीरा है उसको अफ्रीका भेज करके अफ्रीकी स्ट्रेन की जांच करवाएं, क्योंकि अमेरिकन वैक्सीन थोड़ा भी उस पर कामयाब नहीं हो पा रहा है। धन्यवाद। मीनाक्षी लेखी जी। अध्यक्ष जी, मैं विषय बदलना चाहती हूँ और ये विषय आशा किरण जो है, एक शेल्टर होम है दिल्ली के रोहिणी में और ये इकलौता शेल्टर होम है जो मानसिक रूप से पीड़ित लोग हैं उनके लिए, जो दिल्ली सरकार चलाती है। इसमें जो रहने वाले लोगों की क्षमता है वो 500 के आसपास है, लेकिन यहाँ पर 900 से अधिक लोग हैं
और जो व्यवस्थाएं वहाँ होनी चाहिए, बहुत ही दर्दनाक स्थिति है। शौचालयों से लेकर प्रावधानों की कोई व्यवस्था नहीं है। आए दिन लोगों की मृत्यु यहाँ पर बहुत अधिक संख्या में हो रही है और तकरीबन 163 स्टाफ की यहाँ पर कमी है। इन सब के रहते हुए चाहे शौच है, चाहे उन लोगों को रोगियों की देखभाल का काम है और बहुत कठिन काम होता है ये, और ट्रेन्ड स्टाफ की जरूरत है। तो ऐसे में जो भी आर्थिक या मानव संसाधनों की आवश्यकता है, दिल्ली सरकार उसको पर्याप्त रूप से प्रावधान करे ताकि ऐसे रोगियों की जिनके परिवार नहीं है, कोई देखभाल करने वाला नहीं है, एक संवेदनशीलता का प्रतीक हो। लेकिन यहाँ पर तो दिल्ली के मालिक असंवेदनशील है और वो सबको दिखाई दे रहा है। खासतौर पे ऐसे मानसिक रोगियों तक के लिए ये प्रावधान नहीं कर पा रहे हैं। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जय हिंद। अब तो कोई वक्ता बाकी नहीं बचा। सभा की कार्रवाई सोमवार दिनांक 8 मार्च 2021 को दोपहर 4 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।